हेलो एवरीवन। तो यार आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल जो हमारा कॉन्टेस्ट हुआ था। यार जितने भी लोगों ने ये कॉन्टेस्ट नहीं दिया है, मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार ही जाके पहले तुम खुद सारे ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर तुम ये क्वेश्चन ट्राई करते हो तो तुम ब्रेनस्टॉर्म करते हो एक तरह से 2 घंटे के लिए, और जो भी फिर मैं तुम्हें एडिटोरियल में बताऊंगा वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। अगर तुम डायरेक्ट एडिटोरियल देखते हो या तुम कॉन्टेस्ट कम करते हो या डर लगता है, तो यार वो डर हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने ये कॉन्टेस्ट नहीं दिया वो कॉन्टेस्ट देते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। जिन्होंने कॉन्टेस्ट दिया था यार उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। यार तुमने एटलीस्ट एक स्टेप बढ़ाया है ग्रोथ की तरफ, तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ सारे कॉन्टेस्ट देते रहना, चाहे कितने भी कम क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व हुए। मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बहुतों ने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट्स भी नहीं करे। तो आज के एडिटोरियल के बाद तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या वो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे या फिर तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत कम है। क्योंकि मेरे हिसाब से वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर तुमने थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करी होती तो उन क्वेश्चंस को तुम आराम से कर पाते। लेकिन जो नहीं भी कर पाए तो यार ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, कोई बात नहीं। देते रहो रेगुलर, तुम्हें चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा अपने आप में और एक कॉन्फिडेंस आएगा थोड़े टाइम के बाद। तो यार आज कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट है रात को, इसकी वजह से मैं आज लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर तुम मेरे शेड्यूल टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो तुम अभी कोई भी कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, साथ साथ सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं जब तक ऑन रहूँगा यूट्यूब पे तब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये एक लाइव सेशन की तरह ही होगा कि तुम कोई भी चीज़ वीडियो में देखते हो और तुम्हें समझ नहीं आता है तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करो, मैं उसको तभी सॉल्व कर दूंगा लाइव चैट के थ्रू। तो यार स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन बैंक से, जो कि बिल्कुल एसटीएल के ऊपर बेस्ड था। हमने 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे एक्चुअली मैंने, और 6 के 6 क्वेश्चन में से एक्चुअली में 4 क्वेश्चन तो बहुत सही लेवल के थे, मतलब अच्छे थे, इजी थे, उतने भी मुश्किल नहीं थे। 2 क्वेश्चन लास्ट के काफ़ी ज़्यादा सही थे, ऑर्डिनरी से थोड़ा एक हटके था, थोड़ा एक चीज़ सोचनी थी। लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था प्रायोरिटी क्यू पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन तुम इंजॉय करोगे और कुछ नया सीखोगे हर एक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन था ए और इन अ मैट्रिक्स। तो हम बिट मास्किंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम्हें एक फील देने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन इसके ऊपर डाल दिया। मैंने देखा बहुत से लोगों ने इसमें बहुत गलतियां करी और कर नहीं पाए इसको। बिट मास्किंग का टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसमें हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये टॉपिक अच्छे से नहीं होता। ये क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूँगा तो तुम बताना क्या ये क्वेश्चन हार्ड था कि आसान था। तो बिट मास्किंग में मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहूँगा, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है बिट मास्किंग में तो इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो जाते हैं। तो प्रोसीड करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन होगी बी, इस बी मैट्रिक्स से तुम्हें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बनानी है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए कैसे बनानी है? ओरिजिनल मैट्रिक्स मान लो कुछ भी होती, जैसे मान लो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है जो ये आंसर में आउटपुट में दे रखा है, तो ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स कैसे बनी है? तो बी मैट्रिक्स का जो बी आई जे एलिमेंट होगा वो 1 होगा अगर उस रो में एक भी 1 है या उस कॉलम में एक भी 1 है। तो जैसा देख रहे हो कि मिडल वाले कॉलम में तुम्हारा एक 1 है तो यहाँ पे ये एलिमेंट 1 हो गया, और अगर तुम्हारे लास्ट वाले रो में एक एलिमेंट है तो इसके सारे ये 1 होंगे, बाकी के ये 0 होंगे। तो इस फॉर्मेट से बी मैट्रिक्स फॉर्म हुई है ए मैट्रिक्स से। तो तुम्हें करना क्या था, तुम्हें बी मैट्रिक्स गिवन होगी, तुम्हें बनाना था ए मैट्रिक्स। तो इसमें सिंपल सा बिट का तुम्हें पता होना चाहिए कि और करता क्या है। अगर 0 और 1 का और लोगे तुम तो वो 1 हो जाएगा। कितने भी नंबर का और लोगे जो तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई थी, तुम्हें इसी लॉजिक पे सिंपली चलना था कि कितने भी नंबर का तुम और लेते हो, अगर एक भी 1 हुआ तो वो सारा 1 हो जाएगा, अगर सारे 0 हुए तभी वो 0 होगा। तो ये कंडीशन तुम्हारे को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने एग्जांपल ही ले लिया कि मान लो हमें ये बी मैट्रिक्स गिवन थी, तो हमने क्या कहा, हमने कहा इनिशियली मैं ए को सबको मान लो 1 मान लेता हूँ कि ए में मेरे सारे 1 हैं। तो मैंने बी को देखना स्टार्ट करा, मैंने कहा कि भाई पहला एलिमेंट तो मेरा बी में 0 है।
ज़ीरो मेरा तब आएगा जब इस रो में कोई भी एलिमेंट मेरा वन ना हो और इस कॉलम में कोई भी एलिमेंट मेरा वन ना हो। आई होप ये बात क्लियर है सबको। तो यार अगर मैंने कहा कि अगर इस रो में और इस कॉलम में मेरा एक भी वन नहीं है तो मैंने ए मैट्रिक्स को इस तरीके से चेंज कर दिया। कोडिंग पार्ट में देखेंगे कि कैसे चेंज करा। फिर मैं आगे प्रोसीड करता गया। वन आया तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ पे वन होगा मेरा ए मैट्रिक्स में, लेकिन ज़ीरो आया तो मैं उसके लिए श्योर हूँ कि इस नेक्स्ट वाले ज़ीरो के लिए मैं श्योर हूँ कि इस वाले रो में एक भी मेरा वन नहीं होगा और इस वाले कॉलम में एक भी मेरा वन नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने एक ए मैट्रिक्स बना दी। अब ये ए मैट्रिक्स से हम ये बी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही सफिशिएंट कंडीशन हम देखेंगे कि हमने ये ए बनाया है तो ये हमारा आंसर होगा कि नहीं। तो अब इस ए मैट्रिक्स से हम ये बी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि नहीं वो चेक करने बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम ए मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे और ये देखेंगे, बी मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे और हम ये देखेंगे कि कहीं पे भी अगर वन है तो क्या उस रो में या उस कॉलम में ए मैट्रिक्स में वन है कि नहीं है। अगर वन है तो हम प्रोसीड कर जाएंगे आगे। अगर मान लो कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जहाँ पे बी मैट्रिक्स में वन हो लेकिन ए मैट्रिक्स में ना तो उस रो में वन हो ना तो उस कॉलम में वन हो, तो उस वाले केस में हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में नो आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई केस नहीं होता जिसमें नो आए तो हम सिंपली ए मैट्रिक्स को प्रिंट करवा देंगे जो हमने बनाया था। तो इसका सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। यार सारे ही सॉल्यूशन तुम्हें कॉन्टेस्ट के स्टैंडिंग पेज पे मिल जाएंगे। मैंने सारे ही अब सॉल्व कर दिए हैं। अब कोई भी मेरा सॉल्यूशन देख सकता है जितने भी मैंने डिस्कस करे हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या करा, सिंपली एन और एम ले लिया, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम ले लिया। मैंने एक सेट बना लिया इन टाइप का जिसमें मैं रो और कॉलम डालूंगा कि मेरा अगर ए में कोई भी एलिमेंट वन है तो उसकी क्या रो है वो मैं सेट में डाल दूंगा और क्या कॉलम है वो मैं सेट में डाल दूंगा। तो इसलिए मैंने ये रो और कॉलम बनाया है। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया वी नाम से जो मेरा इनपुट लेगा और ए नाम से मैट्रिक्स बनाया है जो मेरा आंसर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए मैट्रिक्स जो होगा। सिंपली हमने क्या करा, हमने इनपुट लिया और वी मैट्रिक्स में वो इनपुट इंसर्ट करवा दिया और ए में सारे एलिमेंट को वन से इनिशियलाइज कर दिया। इसको करने के बाद मैं बताना चाहता हूँ एन एम की वैल्यू 100 थी, यानी कि तुम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकते थे। ट्रिपल लूप भी कॉम्प्लेक्सिटी में भी तुम्हारा काम हो जाता आराम से। तो हमने कहा कि हम मैट्रिक्स में एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे। कहीं पे भी अगर बी मैट्रिक्स में हमें ज़ीरो मिलता है तो हम उस पूरी रो में ए में ज़ीरो कर देंगे और उस पूरे कॉलम में ए में ज़ीरो कर देंगे, जो चीज़ हमने यहाँ पे करी थी इस वाले स्टेप में। तो यही स्टेप है ये कोडिंग वाला पार्ट कि के ज़ीरो से एन, तो हमने इस पूरे कॉलम में ज़ीरो कर दिया और इस वाले रूप में इस पूरे रो में ज़ीरो कर दिया। तो एक बार ही हमने ये ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया तो हमें सिंपली बस इसमें यही करना है कि अगर मेरा ए ऑफ आई जे कहीं पे वन है तो उसका रो क्या है वो मैंने इंसर्ट करवा दिया और उसका कॉलम क्या है वो मैंने इंसर्ट करवा दिया अपने सेट के अंदर। तो अब मेरे को पता है कि कौन से रो में मेरा वन है और कौन से कॉलम में मेरा वन है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया बूल नाम करके, तो बूल का वेरिएबल बनाया फेल नाम करके, इसको इनिशियलाइज मैंने फॉल्स से कर दिया। मैं ट्रैवर्स करता जाऊँगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा बी आई जे वन है और मेरा वो वन ऐसे रो और कॉलम में है जो कि मेरे प्रेजेंट नहीं है, ना तो रो वाले सेट में ना तो कॉलम वाले सेट में। यानी कि इस एलिमेंट का जो ये रो और कॉलम पे वन है, ना तो इस रो में मेरा वन है कहीं पे भी ए मैट्रिक्स में, ना तो इस कॉलम में मेरा वन है कहीं पे भी इस मैट्रिक्स में। तो मैं फेल को ट्रू कर दूंगा और लूप को यहीं पे ब्रेक कर दूंगा। अब तुम देखोगे कि यार ब्रेक स्टेटमेंट तो है नहीं, तो इसका एक और स्मार्ट वे है कि अलग अलग कंडीशन लगाने की जगह पहले तुम यहाँ पे ब्रेक लगाओगे, फिर बाहर वाले लूप में चेक करोगे कि इफ़ फेल तो ब्रेक करो। तो उससे अच्छा तुम ये जो फॉर लूप की कंडीशन है तुमने यहीं पे कंडीशन लगा ली कि जे लेस देन एम एंड नॉट ऑफ फेल, यानी कि फेल जब तक फॉल्स है ये लूप चलता जाएगा। हमने फेल यहाँ पे ट्रू कर दिया तो ये लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यही सेम कंडीशन हमने ऊपर वाले लूप में भी लगा ली तो ये लूप भी आपस में कन्वर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ स्मार्ट वे होते हैं कि यार बहुत बारी ना लिखने की जगह छोटी छोटी कंडीशंस लगा के भी हम अपने कोड को प्रिसाइज और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो हमने बाद में सिंपली एक ही चीज़ चेक करी कि क्या हमारा फेल ट्रू था या फॉल्स था। तो अगर ट्रू होगा तो हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर फॉल्स होगा तो हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है और हम ए वाली मैट्रिक्स पूरी प्रिंट करवा देंगे।
तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको कोई भी डाउट रह गया होगा वो कमेंट सेक्शन में लाइव कमेंट में डाल दे। बी क्वेश्चन था जीरो क्वांटिटी मैक्सिमाइजेशन। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा और उनको बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती कर दी है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसके वजह से उनका रॉन्ग आंसर आया और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। तो हमें दो एरे दिए हुए थे ए और बी नाम करके, तो हमें करना क्या ऑपरेशन था, हमें एक सी एरे बनाना है। सी एरे में एलिमेंट किस तरीके से होंगे, तो एलिमेंट होंगे डी इंटू ए आई प्लस बी आई, यानी कि सी का आईएथ एलिमेंट होगा ए का आईएथ एलिमेंट इंटू सम इंटीजर डी एन प्लस बी का आईएथ एलिमेंट। तो ये करके हमें सी एरे बनाना है। हमारा गोल क्या है, हम चाहते हैं सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, यानी कि इस एडिशन से जो रिज़ल्ट आए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या डी हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिमली, जिससे कि हम अगर ये डी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि मेरी इक्वेशन में अगर मेरे को ये चाहिए कि d इंटू ए आई प्लस बी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मेरा माइनस डी इंटू ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यानी कि a इंटू डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी होना चाहिए। तभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो d की वैल्यू मेरी निकल के आती है माइनस बी बाय ए, यानी कि हमारे ये फ्रैक्शन हम देखेंगे हर एक ith एलिमेंट के लिए हम ये फ्रैक्शन निकालेंगे, और जो फ्रैक्शन मेरा सबसे ज़्यादा बारी आया होगा तो हम कहेंगे कि ऐसे डी को ही लेना ज़्यादा ऑप्टिमल है, क्योंकि इस फ्रैक्शन से हमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो ये सिंपल मैपिंग का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि मान लो अगर तुम्हारा बी ए से रिड्यूसिबल नहीं है, यानी कि ये डिवाइड नहीं कर पाता इसको सक्सेसफुली, तो उस केस में अगर तुम नॉर्मल डिवीजन के बेस पे मैप में स्टोर करवाते हो कि तुमने 1/13 डिवाइड करा और उसको मैप में स्टोर करवा दिया, फिर कुछ और बाय 13 डिवाइड करा उसको मैप में स्टोर करवा दिया, तो इसमें एक दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या होगी, वो दिक्कत होगी प्रिसीशन की। प्रिसीशन, क्योंकि हम डिवीजन करते हैं फ्लोट के टर्म्स में, अगर तुम इंट के टर्म में डिवीजन करोगे तो वो टोटली गलत हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत से लोगों ने डिवीजन तो करी लेकिन फ्लोट के टर्म्स में करी। मैंने भी पहले ये गलती करी थी, लेकिन उससे मैंने देखा कि प्रिसीजन में दिक्कत होने की वजह से दो फ्रैक्शन जो मेरे सेम हैं वो लेकिन एक भी पॉइंट अगर इधर उधर डिफरेंट कर देते हैं प्रिसीजन में तो वो मेरे को अलग काउंट दे देगा, तो मेरा आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इस फ्रैक्शन को ही एज इट इज़ स्टोर कर लेना चाहिए था। तो इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ स्टोर मैं कैसे कर सकता था, तो सिंपल सी बात है, मैं मैप बनाता पेयर इंट का और एक इंट का। तो ये इंट मेरा काउंट करता सिंपली कि ये फ्रैक्शन मेरा कितनी बारी आया है। अब पेयर इंट से मैं कैसे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो पेयर में पहला एलिमेंट मेरा रिप्रेजेंट करेगा मेरा न्यूमरेटर क्या है, और दूसरा एलिमेंट मेरा रिप्रेजेंट करेगा मेरा डिनोमिनेटर क्या है। तो ये मेरा परफेक्ट फॉर्म बना देगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेरा क्या है। जो भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा मैप के अंदर, तो वो मेरा आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें दो एज केसेस हैं, एक कि तुम देख रहे हो कि b डिवाइडेड बाय a है, तो a मेरा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और अगर मेरा b ज़ीरो हो जाता है तो डजेंट मैटर d में क्या लूँ, वो हमेशा आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये दो एज केसेस भी तुम्हें हैंडल कर लेने थे। अगर तुमने ये दो एज केसेस हैंडल कर लिए होते और मैप में हमेशा इस फॉर्मेट में तुम स्टोर करवाते चीज़ें, तो तुम्हारा ये आंसर आराम से एक्सेप्टेड हो जाता। तो जितने लोगों को अब ये चीज़ ट्राई करनी हो वो पहले खुद से भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, वरना मैं कोडिंग पार्ट अब डिस्कस कर रहा हूँ। सो मैंने n और एक आंसर वेरिएबल बना दिया जो मेरे को परफेक्ट आंसर देगा। मैप आई मैंने एक ऊपर टेम्पलेट बना रखा है जो सिंपली रिप्रेजेंट करता है पेयर इंट। तो एक वीडियो मैं टेम्पलेट के ऊपर भी निकालूंगा और कैसे एरर फाइंडिंग जल्दी करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी ही निकालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को एरर फाइंडिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। डीबगिंग कैसे करते हैं इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, कैसे सोचते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेप में तुम्हें सोचनी चाहिए जिससे डीबगिंग तुम्हारी फास्ट हो सकती है, और इन टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे करना है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ। मैप इंट यानी कि मैप पेयर और इंट का मैंने मैप बना लिया m नाम करके। मैंने एक वेक्टर बनाया a और b, जिसमें मैंने a और b का इनपुट लेना है। n+1 साइज से लिया क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने 1 से लिया, तुम जनरली जीरो बेस इंडेक्सिंग भी ले सकते हो। तो मैंने a इनपुट ले लिया, b इनपुट ले लिया। अब मैंने लूप चलाया 1 से n का। मैंने क्या कहा कि अगर मेरा a ऑफ i इक्वल्स टू 0 है,
यानी कि ये कंडीशन जब a ऑफ i मेरा 0 है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, तो आंसर में प्लस इक्वल्स टू करता हूँ b ऑफ i इक्वल्स टू 0। अब बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट भी समझ नहीं आ रही होगी कि a ऑफ i में आंसर में मैंने ये क्या प्लस कर दिया है, तो ये अपने आप में इक्वेशन है। तो यार सिंपल सी बात है कि अगर मेरा b ऑफ i इक्वल्स टू 0 है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता मेरा a ऑफ i क्या है। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो हर एक ट्रू वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मेरा b ऑफ i इक्वल्स टू 0 है तो ये 1 होगा और वो 1 आंसर में ऐड हो जाएगा। ये एक स्मार्ट वे है कोडिंग करने का, ज़्यादा स्टेटमेंट ना लिख के एक छोटी सी लाइन में हर एक चीज़ हमने हैंडल कर ली। अगर ये चीज़ हमारी नहीं होती तो ये इफ़ स्टेटमेंट a ऑफ i इक्वल्स टू 0 है यही रन करेगा, ये एल्स में नहीं जाएगा। यानी कि a ऑफ i अगर इक्वल्स टू 0 है तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि b ऑफ i इक्वल्स टू 0 है तो आंसर में 1 ऐड करवा दो, वरना कुछ भी मत करो। अब हमने एक न्यूमरेटर बना लिया जिसको हमने माइनस b ऑफ i से इनिशलाइज़ कर लिया। हमने एक डिनोमिनेटर बना लिया जिसको हमने a ऑफ i से इनिशलाइज़ कर लिया। अब जो हम फ्रैक्शन स्टोर करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक फ्रैक्शन सही हो, यानी कि सेम फ्रैक्शन 2/26 इक्वल्स टू 1/13 होता है। लेकिन अगर हम 2/26 को अलग स्टोर करवाएंगे और 1/13 को अलग स्टोर करवाएंगे तो ये दिक्कत कर सकता था। तो हमें जो भी फ्रैक्शन है उसको टोटली इररिड्यूसिबल फॉर्म में हमेशा स्टोर करवाना था। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया इंट स्टोर करके, उसमें मैंने क्या सिंपली निकाल लिया, जीसीडी निकाल लिया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो अब इस जीसीडी से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपली डिवाइड करूँगा तो ये मेरा फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल हो जाएगा, यानी कि इससे और ज़्यादा मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो मेरा परफेक्ट ये बन गया। इसके बाद ये जो कंडीशन मैंने लगाई है इसको तुम चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया था तो इसको इग्नोर भी करा जा सकता है। हम सिंपली मैप के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्टोर करवा के प्लस प्लस कर देंगे और बाद में हम यही देख लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा सबसे ज़्यादा बारी आया है। जो वो आया होगा मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा और उसको आंसर में प्लस करवा के हमने आंसर प्रिंट करवा दिया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें बस यही गलती कर दी होगी मोस्टली ने कि उन्होंने डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल के उसको स्टोर करवा रहे होंगे मैप में, उसके बजाय तुम्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैप में स्टोर करवानी थी चीज़ें। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम देख रहे हो यार क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे जितने तुम्हें उस समय लग रहे थे, बस थोड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिस है और लैक ऑफ नॉलेज है। चीज़ों को कभी भी तुम करते हो जैसे इस क्वेश्चन में था तो तुम्हारे दिमाग में एक बारी तो ज़रूर आई होगी बात कि यार ये हो सकता है कि मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूँ तो दो चीज़ें अलग हो सकती हैं लेकिन वो सेम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती हों। तो कभी भी ऐसा थोड़ा भी डाउट रहे ना किसी भी कोड को करते वक्त तो हमेशा वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें तुम्हारा कोई डाउट ना रहे, जिसमें तुम्हें पता हो कि ये आंसर अगर ये लॉजिक मैंने सोचा है तो ये 100% सही रिजल्ट देगा। एक भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो अपने को शक में लाए कि हमारा आंसर गलत दे सकता है। तो यार सी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं। अब सी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, मतलब ए क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी सी क्वेश्चन था सोचने के लिए। बहुत से लोगों ने पैरेंथेसिस देख के इसको स्टैक का क्वेश्चन समझा होगा। ये क्वेश्चन स्टैक से भी बहुत आराम से हो जाता, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए डाला क्योंकि पैरेंथेसिस सोच के तुम स्टैक पे हमेशा सोचो ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को मुझे तुम्हें सिखाना था। स्टैक के बजाय तुम एक नॉर्मल से इंट वेरिएबल से भी ये पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो सही सीक्वेंस है पैरेंथेसिस की नहीं ये चेक करना हो या कोई भी और पैरेंथेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसमें तुम्हें स्टैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना स्टैक के भी तुम कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का लॉजिक तुम्हें समझाने के बाद जिस तरीके से मैंने करा है वो सीखने के बाद तुम उसी चीज़ को स्टैक से कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसको ट्राई करना। किसी को अगर दिक्कत आएगी उस चीज़ में तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं उसका भी कोड प्रोवाइड कर दूंगा अगर ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन में सिंपली तुम्हें क्या करना था, पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना था। बहुत से लोगों को शायद यही दिक्कत हो रही होगी और बहुतों ने तो ट्राई ही नहीं करा ये क्वेश्चन क्योंकि उनसे ए बी नहीं सॉल्व हुआ। प्लीज़ यार कभी भी यार एक से दो से ज़्यादा क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत लगाया करो। कॉन्टेस्ट में अगर आधा घंटा 40 मिनट में अगर वो क्वेश्चन नहीं होता तो उसको छोड़ दो, आगे का क्वेश्चन ट्राई करो। क्या पता आगे का क्वेश्चन तुम्हारे को एकदम से क्रैक कर जाए, दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि वो तुरंत सॉल्व हो जाए और तुम बाद में रिग्रेट ना करो कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था। क्योंकि अब मैं ये क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन बताऊंगा तो तुम में से बहुतों को लगेगा यार काश मैंने ये क्वेश्चन ट्राई करा होता। तो इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक n लेंथ की तुम्हें सीक्वेंस मिलेगी जो पहले से बैलेंस्ड है, यानी कि परफेक्ट सीक्वेंस है, इसमें कोई भी अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा गोल क्या था,
तुम्हें के लेंथ की सीक्वेंस बनानी है इसी से कि वो उसकी सब सीक्वेंस हो। जिसको सब सीक्वेंस नहीं आता एक बारी वो अच्छे से समझ ले कि सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो जिनको सब सीक्वेंसेस में दिक्कत है वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं अलग से उनको समझा दूंगा, मैं वरना आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार तुम्हें के लेंथ का सब सीक्वेंस बनाना है इसमें से एन लेंथ के पैरेंथेसिस के सीक्वेंस से, और ये जो के लेंथ का तुम बनाओगे वो भी एक परफेक्ट पैरेंथेसिस का सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि उसमें सारे पैरेंथेसिस परफेक्टली बैलेंस्ड होने चाहिए। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी थी कि बोथ एन एंड के आर इवन। तुम्हारा परफेक्ट पैरेंथेसिस तभी होगा जब तुम्हारा जो साइज़ है पूरे सीरीज़ का, पूरे सीक्वेंस का, वो इवन है, वरना वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने कहा सिंपली मैं दो चीज़ें करूँगा। एक तो मेरी ओपन ब्रैकेट्स कितनी बारी आई हैं मैं ये चीज़ देखूँगा, और कितनी मेरे को ओपन ब्रैकेट्स चाहिए मैं ये चीज़ देखूँगा। तो मैंने मान लो एक वेरिएबल में स्टोर कराया कि कितनी मेरे को ओपन ब्रैकेट्स चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को के लेंथ का बनाना है तो k/2 मेरी ओपन ब्रैकेट्स होंगी और k/2 मेरी क्लोज ब्रैकेट्स होंगी। तो ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने एक काउंट वेरिएबल में ये स्टोर करवा लिया कि मेरा कितने ओपन ब्रैकेट होंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं इस वे में प्रोसीड करूँगा कि अगर मेरी ओपन ब्रैकेट आती है तो मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स जो अब तक आई हैं क्या वो k/2 से छोटी है। अगर वो k/2 से छोटी है तो दैट मीन्स मेरे को ओपन ब्रैकेट अभी चाहिए, मेरे को और ओपन ब्रैकेट चाहिए, तो मैं उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दूंगा। अगर मेरी क्लोज ब्रैकेट आती है तो क्लोज ब्रैकेट आती है तो कब इसको प्रिंट करवाना है और कब नहीं प्रिंट करवाना वो डिपेंड करता है कि मेरे पास ओपन ब्रैकेट कितनी है। अगर मेरी ओपन ब्रैकेट 0 से बड़ी है तो दैट मीन्स मैं क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करवा सकता हूँ। मेरे दो ओपन ब्रैकेट खुल रखे हैं तो मैं अगर एक क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करवाता हूँ तो अब मेरे दो के बजाय एक ओपन ब्रैकेट खुला होगा, लेकिन ये सीक्वेंस बिल्कुल सही जाएगी। लेकिन मान लो अगर मेरा अभी एक भी ओपन ब्रैकेट नहीं खुला हुआ और मैं क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करवा दूँ तो वो सीक्वेंस मेरी गलत हो जाएगी। तो अगर मेरा ओपन ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करवाऊँगा, और ओपन ब्रैकेट में तभी प्रिंट करवाऊँगा जब ये लेस देन k/2 होगा। तो ओपन वाले वेरिएबल को मैं चेंज करता रहूँगा तो मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो k/2 वाली कंडीशन है इसके लिए मैं एक अलग से वेरिएबल बना लूँ। तो मैंने एक काउंट वेरिएबल बना लिया इस तरीके से। मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग को रीड करके बताता हूँ। पहला ओपन ब्रैकेट आया तो मैंने ओपन ब्रैकेट को प्लस प्लस कर दिया और काउंट में प्लस प्लस कर दिया और इसको प्रिंट करवा दिया। दूसरा ओपन ब्रैकेट आया तो मैंने ओपन ब्रैकेट को 2 प्रिंट करवा दिया और काउंट में भी 2 अपडेट कर दिया। तो अब देख रहे हो कि मेरा 4 था, तो इस हिसाब से अब मेरे 2 ओपन ब्रैकेट रीच हो गए हैं। तो यानी कि आगे जितने भी ओपन ब्रैकेट आएंगे मैं उनमें से किसी को भी अब प्रिंट नहीं करवाऊंगा। मेरा क्लोज ब्रैकेट आया तो मैंने देखा क्या मेरा ओपन 0 से बड़ा है, तो इसने कहा हाँ 0 से बड़ा है, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करवा दिया और ओपन को रिड्यूस कर दिया कि अब एक ओपन ब्रैकेट खुला हुआ है। अगला मैंने देखा ओपन ब्रैकेट है लेकिन मेरी ओपन ब्रैकेट की कंडीशन रीच हो गई थी तो स्किप कर दिया। अगला फिर से ओपन ब्रैकेट है, इसको भी स्किप कर दिया। अगला क्लोज ब्रैकेट है तो मैंने कहा क्या मेरा ओपन 0 से बड़ा है, तो उसने कहा हाँ 0 से बड़ा है, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करवा दिया और ओपन मेरा 0 हो गया। आगे के जितने भी क्लोज ब्रैकेट हैं वो प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि मेरे ओपन ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो ऐसे अगर तुम मूव करते हो तो तुम देखते हो लास्ट में जो रिजल्टेंट तुम्हें स्ट्रिंग मिलती है वो ऑलरेडी के साइज़ की मिल गई है तुम्हें, जो तुम्हारा परफेक्ट आंसर होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन के भी कोड को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा कोड था। हमने n और k इनिशियलाइज कर दिया, नंबर ऑफ जो काउंट जो सीक्वेंस n और k हमने इनपुट ले लिया, एक स्ट्रिंग s इनपुट ले ली जिसमें हम स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। ओपन मैंने एक वेरिएबल बना लिया, 0 से इनिशियलाइज कर लिया, और काउंट एक वेरिएबल बना लिया जिसको k/2 से इनिशियलाइज कर लिया। तो फॉर लूप में मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरा ओपन ब्रैकेट है लेकिन नॉट ऑफ काउंट है। नॉट ऑफ काउंट का मतलब कि काउंट अगर 0 होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करता, लेकिन नॉट लगाने से वो ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि काउंट मेरा अगर 0 हो जाए और अगला ये ओपन ब्रैकेट आया है तो इस कंडीशन में मुझे कुछ नहीं करना है। काउंट मेरा 0 कब होगा, जब मैं k/2 ओपन ब्रैकेट यूज़ कर चुका हूँ। तो ये स्टेटमेंट मेरी स्किप कर देगा। वरना मैंने कहा कि अगर s ऑफ i मेरा इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट है, ये कंडीशन नहीं चली तो इसका यही मतलब है कि अभी मैं ओपन ब्रैकेट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सी आउट सिंपली वो ओपन ब्रैकेट करवा लिया, ओपन वेरिएबल को मैंने प्लस प्लस कर दिया और काउंट को माइनस माइनस कर दिया कि काउंट में से एक घटा दो। अगर मेरा क्लोज ब्रैकेट आता है तो मैंने यही चेक करा कि अगर क्या मेरा एक भी ओपन ब्रैकेट खुला हुआ है, तो अगर खुला हुआ होगा तो मैंने सिंपल एक क्लोज ब्रैकेट को प्रिंट करवा दिया और ओपन को माइनस माइनस कर दिया। सिंपली इस लूप को चलाने के बाद मैं सी आउट एस करूँगा तो मेरा सी आउट हमने
सिंपली इस लूप के ख़त्म होने के बाद मेरा रिजल्ट आराम से प्रिंट हो जाएगा, जो हमेशा के साइज़ का सबसीक्वेंस होगा गिवन एन साइज़ के स्ट्रिंग के मुताबिक। तो यही सिंपल सा सॉल्यूशन था इस वाले क्वेश्चन का। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। डी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। डी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को पता नहीं कुछ लोगों ने क्यों गलत करा, बहुतों का टीएलई आया होगा इस क्वेश्चन में। टीएलई यार एक ही रीज़न की वजह से आया होगा उन्होंने एक लाइन प्रोग्राम में ऐड नहीं करी होगी। तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो लाइन मैं बताऊँगा वो आज ही सब अपने प्रोग्राम में ऐड कर ले इंट मेन के अंदर, ताकि कभी भी उस छोटे से रीज़न की वजह से तुम्हारा टीएलई ना आए। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, हमें कुछ ऑपरेशंस गिवन होंगे, हमें वही ऑपरेशंस प्रिंट करवाने हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि मान लो हमें इंसर्ट 3 करा तो इसमें हमें इंसर्ट 3 सिंपली कर देना है क्यू के अंदर। इसने कहा कि गेट मिनिमम, कि क्यू से हमें एक मिनिमम एलिमेंट निकालना है और वो मिनिमम एलिमेंट 4 होना चाहिए। तो अब तुमने देखा हमने इंसर्ट तो सिर्फ 3 करा है, तो 4 हम कैसे मिनिमम निकाल सकते हैं जबकि हमारा 3 मिनिमम एलिमेंट होगा। तो हमारी प्रॉब्लम यही थी इस क्वेश्चन में कि कुछ ऑपरेशन ऐसे होंगे जो कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उससे पहले हमें कुछ एडिशनल ऑपरेशंस और करने पड़ेंगे, ताकि हम जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये परफेक्टली चल जाए। तो ये जो ऑपरेशन हम ऐड करेंगे अपनी तरफ से ये कम होने चाहिए थे। हमारे को वही ऑपरेशन सारे सीक्वेंस में प्रिंट करने हैं कि ताकि ये जो ऊपर के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये एक सीक्वेंस बनाए। इन जो आंसर वाला हमारा ऑपरेशन का सेट है पूरा, इसका एक सीक्वेंस ही होना चाहिए ये ऊपर वाले ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दिक्कत तुम्हें कब कब आती वो मैं डायरेक्टली डिस्कस कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ उसके बाद तुम ये क्वेश्चन खुद से भी कोड कर पाओगे। तो यार डी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुम्हें तब आती कि मान लो अगर तुम्हें 3 तरह के ऑपरेशन करने थे। एक तो इंसर्ट करना था एलिमेंट, एक गेट मिनिमम एक्स करना था कि तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट एक्स आना चाहिए, और एक रिमूव मिनिमम एलिमेंट। तो अगर तुम रिमूव मिनिमम एलिमेंट की बात करो तो इस ऑपरेशन में हमें कब दिक्कत आ सकती थी कि मान लो क्यू के अंदर पहले से कोई एलिमेंट नहीं है तो कभी भी तुम रिमूव एलिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसको दूर करने के लिए हमने सिंपली क्या करा, हम पहले एक इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। इंसर्ट मान लो 1 करा मैंने, और फिर इसी को रिमूव मिनिमम एलिमेंट करेंगे। तो जो हम इंसर्ट करेंगे वही रिमूव हो जाएगा, इससे क्यू में चेंज नहीं आएगा। तो हम कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते थे और उसको रिमूव कर सकते थे। दूसरी ऑपरेशन में बात करूँ इंसर्ट ऑपरेशन की, तो इसमें हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी हमें इंसर्ट करने को बोलेगा तो हम वो डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे। तीसरी ऑपरेशन जिसमें हमें ज़्यादा काम करना था वो था गेट मिनिमम एक्स, कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट क्यू से निकले वो हमेशा एक्स हो। प्रायोरिटी क्यू की अगर बात करूं मैं कि मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाया होता, इतने में तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि हमेशा हमें मिनिमम एलिमेंट ही चाहिए क्यू से। तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे मिनिमम टाइप का, जो हमें हमेशा मिनिमम इंटीजर देगा। तो हमें प्रॉब्लम गेट मिनिमम में तब आती कि मान लो जो क्यू के अंदर मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा एक्स से छोटा है। तो हमें अगर x को मिनिमम बनाना है तो हमें उस मिनिमम एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम q से तब तक एलिमेंट्स रिमूव करते रहते हैं जब तक वो हमारा मिनिमम एलिमेंट q के अंदर x से बड़ा है या फिर q हमारी खाली नहीं हो जाती। तो हम ये वाला लूप तब तक चलाते रहेंगे और रिमूव करते रहेंगे एलिमेंट। फिर हम बाद में सिंपली यही चेक कर लेंगे क्या अब जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो x के इक्वल है। अगर वो x के इक्वल होगा तो डायरेक्ट हम ये वाली ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर वो x के इक्वल नहीं होता या फिर q हमारी खाली होती तो हम सिंपली क्या करते, पहले इंसर्ट करते ये वाला एलिमेंट और फिर हम ये गेट मिनिमम आराम से कर सकते थे। क्योंकि या तो मेरी q खाली होगी तो इंसर्ट करेंगे तो ये ही मिनिमम एलिमेंट निकलेगा, या तो जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो अब x से बड़ा होगा तो x इंसर्ट करने पे भी मिनिमम एलिमेंट हमारा वही निकलेगा। तो हमें बस यही सीरीज ऑफ ऑपरेशन करने थे। इसमें मेजर दिक्कत लोगों को यही आ रही थी कि टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा था। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड इसमें इसलिए आ रहा था क्योंकि इसमें तुमने देखा होगा बहुत सारे तुम्हें इनपुट मिलेंगे और उसके लिए तुम्हें बहुत सारे आउटपुट करने हैं। तो जिन भी लोगों ने सिंपल सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करी थी, सी आउट और सी इन तुम्हारा स्लो होता है कंपैरेटिवली प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए। तो सी आउट और सी इन जिन्होंने यूज़ करा उनका टीएलई आ रहा होगा। लेकिन अगर तुम ये वाली लाइन लिखते हो अपने प्रोग्राम के कोड में, जो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बना रखा है और इसको मैंने
मिंट मेन के अंदर रन करा है तो तुम्हारा ये क्या करता है, तुम्हारा जो सी आउट और सी इन जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाता है उसको ख़त्म कर देता है और उसको एज फास्ट एज प्रिंट एफ और स्कैन एफ कर देगा, तो तुम्हारा टीएलई का एरर रिमूव हो जाएगा। तो अब मेन कोडिंग पार्ट पे आते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग बना ली एस और हमने एक आंसर के लिए वेक्टर बना लिया, जिसमें हम पहला पार्ट स्ट्रिंग रखेंगे कि क्या हमारी कमांड है और दूसरा पार्ट वो इंटीजर कि जो हमें गिवन होगा कमांड के साथ कौन सा इंटीजर है। तो उसके लिए मैंने एक आंसर वेक्टर इस तरीके का बना लिया। क्यू मिन बना ली मैंने क्यू टाइप की। क्यू मिन में मैंने ऊपर हैश डिफाइन कर रखी है। या तो तुम क्यू मिन के लिए ये यूज़ कर सकते हो, या तो जो तरीका मैंने बताया था कि नेगेटिव करके एलिमेंट डालो और जब निकालो तो उसको दोबारा नेगेटिव कर लो, तो वो तरीका भी तुम यूज़ कर सकते हो। कोड को डिस्कस करने के बाद एक बारी वो तरीका ट्राई करके कोड सबमिट करके देखना कि क्या आंसर सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x मेरा हमेशा इनपुट लेगा जो मेरे को इंटीजर मिलेगा कमांड के साथ, s मेरा इनपुट लेगा जो मेरे को कमांड मिलेगी। तो मैंने कहा कि जब तक मेरा n है, हमें n कमांड क्वेश्चन में गिवन थे, तो जब तक मेरा n है ये चलता रहेगा। मैंने सिंपली s को इनपुट लिया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, क्या मेरी इंसर्ट कमांड है, क्या मेरी गेट मिन कमांड है, या मेरी रिमूव कमांड है। तो इंसर्ट कमांड में मैंने सिंपली इंटीजर को इनपुट लिया और आंसर में पुशबैक कर दिया इंसर्ट और ये नंबर, और क्यू में पुशबैक कर दिया ये एलिमेंट, क्योंकि इंसर्ट कमांड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अगर मेरी गेट मिन कमांड है तो मैंने कहा कि अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है और मेरा क्यू का जो मिनिमम एलिमेंट है वो छोटा है x से, तो मैंने आंसर में क्या डाला कि मैं अब क्या ऑपरेशन करूँगा, मैं रिमूव मिन करूँगा। रिमूव मिन के साथ कोई भी इंटीजर नहीं आना था, हर एक इंटीजर की वैल्यू 1e9 यानी 10 की पावर 9 की जितनी होनी थी। तो मैंने एक मैक्स एलिमेंट बना लिया 1e18, ताकि जब मैं ये प्रिंट करूँ तो ये मेरी हेल्प करते। तो रिमूव मिन के साथ मैंने 1e18 स्टोर करवा दिया, रिमूव मिन और 1e18, और क्यू से एलिमेंट को पॉप कर दिया कि ये जो मिनिमम एलिमेंट है वो निकलता जाए। ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक क्यू या तो खाली ना हो जाए या फिर क्यू का जो टॉप एलिमेंट है वो x से बड़ा या इक्वल ना हो जाए। तो सिंपली उसके बाद मैंने ये चेक कर लिया कि क्यू अगर एम्प्टी नहीं है और क्यू का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इक्वल्स टू x है, तो सिंपली आंसर में अब हम गेट मिन x डाल सकते हैं। वरना हमने क्या कहा, हमने इंसर्ट करवा दिया x और फिर क्यू के अंदर भी इसको डाल दिया और फिर हमने गेट मिन x कर दिया, जैसा हमने डिस्कस करा था एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो हमारा गेट मिन वाला कोड भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर हम आते हैं रिमूव वाले पार्ट में। तो रिमूव वाले पार्ट में हमारे 2 ही कंडीशन बनते हैं, क्या हमारा क्यू नहीं खाली या फिर क्यू हमारा खाली है। तो अगर हमारा क्यू भरा हुआ है तो सिंपल हम यही करेंगे कि हम रिमूव कर देंगे वो एलिमेंट और क्यू डॉट पॉप कर देंगे। लेकिन अगर हमारा क्यू खाली है तो मैंने कहा पहले मैं इंसर्ट करूँगा, 1 इंसर्ट कर दिया और फिर उसी को मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्यू डॉट इंसर्ट या क्यू डॉट पॉप का यूज़ नहीं करा क्योंकि इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसके बाद सिंपली हमें ये बताना था कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारी नई लिस्ट में होंगे, तो वो मेरे को आंसर का साइज़ बता देगा। यहाँ पे मैंने इंट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि यार आंसर डॉट साइज़ एक बारी मेरे साथ हुआ था, एक कॉन्टेस्ट में मैंने आंसर डॉट साइज़ यूज़ करा था। ये एक इंट वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है मोस्टली, लेकिन कभी कभी ये इंट में कन्वर्ट नहीं होता। कि मान लो कंटेनर में अगर कुछ भी नहीं पड़ा तो वो एक गार्बेज वैल्यू भी कभी कभी दे सकता है। तो उसके लिए तुम इसको इंट में हमेशा कन्वर्ट करके यूज़ करोगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इंट आगे लगाया है। ये छोटी छोटी बातें हेल्प करती हैं डीबगिंग के टाइम। तो हमने पहले आंसर का साइज़ प्रिंट करवा दिया, फिर हमने सिंपली आंसर में क्या देखा कि अगर हमारा जो इंटीजर पार्ट था वो मैक्स के इक्वल है यानी कि हमारी रिमूव कमांड है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंपली बस कमांड डाल देंगे कि रिमूव मिन डाल दो। अगर वो मैक्स के इक्वल नहीं है तो हम उसका जो इंटीजर वाला पार्ट है वो भी प्रिंट करवा देंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ आ गया होगा कि कितना इजी क्वेश्चन था ये। बस तुम्हें सिंपली प्रायोरिटी क्यू की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए थी और स्टेप वाइज तुम्हें करना था कि गेट मिन में क्या दिक्कत आ सकती है और रिमूव मिन में क्या दिक्कत आ सकती है। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि तुम्हें n सॉन्ग्स दिए होंगे, उसमें से तुम्हें k सॉन्ग्स सेलेक्ट करने हैं। हर एक सॉन्ग का तुम्हें लेंथ क्या है वो दी होगी और उसकी ब्यूटी क्या है तुम्हें वो दी होगी। तो मान लो तुम के सॉन्ग्स का सबसेट बनाते हो तो उसमें तुम्हारा स्कोर क्या होगा उस सबसेट का, तो बेसिकली होगा जितने भी सॉन्ग्स तुम्हें सेलेक्ट करे हैं उनकी लेंथ को तुम ऐड करोगे, उन सारे सॉन्ग्स में से जिसकी ब्यूटी सबसे मिनिमम है उससे तुम उस लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो तुम्हारा एक तरह से टोटल स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक चीज़ और थी कि तुम्हें एटमोस्ट के सॉन्ग्स चुनने हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम
n सॉन्ग्स में से सारे के सारे सॉन्ग्स के ही चुनो। तुम के से कम भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर उस केस में तुम्हारा आंसर यानी कि तुम्हारा ये जो स्कोर है ये मैक्सिमम आता है। तुम्हारे को क्वेश्चन में यही प्रिंट करवाना था कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेजर तुम कितने ले सकते हो कोई भी सीरीज़ ऑफ के सॉन्ग सेलेक्ट करके या के से कम सॉन्ग सेलेक्ट करके। तो इस क्वेश्चन में यार दो बातें हैं और कैसे इसको अप्रोच करते हैं ये डिटेल में सीखते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा अप्रोच के बारे में पता चले कि ऐसे अगर मुश्किल क्वेश्चन कुछ आ जाए जो पहली नज़र में सॉल्व ना हो तो कैसे पार्ट बाय पार्ट हम उसको अप्रोच करते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना था अपने प्लेजर को। तो प्लेजर हमारा कैसे आ रहा था, एक तो लेंथ से आ रहा था, लेंथ के एडिशन से, और उसको मल्टीप्लाई करना था मिनिमम ब्यूटी से। तो हमारी जो भी मिनिमम ब्यूटी होगी एक गिवन सेट में वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो सकती है हमारा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमारा जितना लेंथ बड़ा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि हमारा ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसी ऑर्डर में सॉर्ट कर देना चाहिए। ब्यूटी की प्रेफरेंस मैं ज़्यादा लूँगा क्योंकि हमारा मिनिमम ब्यूटी एक ही होगा सारे सेट में से, यानी कि मिनिमम ब्यूटी डिसाइड करेगी कि हमारे सेट में कैसे सॉन्ग्स आएंगे। अब ये क्यों डिसाइड करेगी, तो मान लो मेरी मिनिमम ब्यूटी कुछ x आती है तो जितने भी सॉन्ग्स उसके बाद मेरे सेट के अंदर होंगे उनकी ब्यूटी या तो इसके इक्वल होगी या तो उससे ज़्यादा होगी। यानी सिलेक्शन में मेरी हेल्प कौन कर रहा है, ब्यूटी हेल्प कर रहा है। तो मैंने पेयर बना लिया वेक्टर का और उसमें पहला एलिमेंट ब्यूटी को रखा और दूसरा एलिमेंट लेंथ को रखा, क्योंकि पहली प्रेफरेंस मेरी ब्यूटी है कि सिलेक्शन पहले मैं ब्यूटी के हिसाब से करूँगा। मेरी मिनिमम ब्यूटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरा उतना फ़ायदा है, तो मैंने ब्यूटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सॉर्ट कर दिया। तो मेरे इस ऑर्डर को सॉर्ट करने के बाद 100, 55, 50, 31, 4 ऐसे ब्यूटी सॉर्ट हो गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ सॉर्ट हो गए। तो मैंने कहा अगर मान लो मैं पहली ब्यूटी लेता हूँ कि मेरी मिनिमम ब्यूटी, मैं हर एक एलिमेंट की ब्यूटी लूँगा और मैं ये कहूँगा कि ये अगर मेरी मिनिमम ब्यूटी मिलती है तो इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या हो सकता था मैक्स टू मैक्स। मैं ये चीज़ हर एक ब्यूटी के लिए अगर निकाल लूँ तो मेरे सारे केसेस चेक हो जाएंगे और मेरा जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा किसी भी एक ब्यूटी के लिए वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना था कि मान लो हमने मैक्स एलिमेंट चुन लिया, ब्यूटी का जितना भी एलिमेंट चुना, तो अब इसमें हम सॉन्ग्स कौन से ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने कहा कि ये वाली ब्यूटी हमारी मिनिमम है तो हम और कौन से सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जिसकी ब्यूटी इससे ज़्यादा हो या इसके इक्वल हो। तो इससे ज़्यादा इससे इक्वल वाली कौन सी ब्यूटी होगी, जो इसके ऊपर होगी। अब इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो इसका एक ही सॉन्ग सेलेक्ट हो सकता है। तो इस केस में हमारा आंसर में 100 पड़ा होगा और k इक्वल्स टू 1 होगा। कि हम मैक्सिमम जो गिवन होगा हम उतने ही सॉन्ग्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सॉन्ग्स सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। हमने आंसर में देख लिया कि आंसर अब तक जो निकाला है वो ज़्यादा है या फिर इसका लेंथ ज़्यादा है। फिर हमने देखा अगले एलिमेंट को अगर हम मिनिमम बनाते हैं तो मिनिमम ब्यूटी हमारी 55 है, तो इसमें और कौन कौन से सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर वाला भी सॉन्ग हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी ये प्लस ऊपर वाले की लेंथ इनटू में 55 करेंगे तो ये हमारा स्कोर होगा इस वाले मिनिमम ब्यूटी के लिए। अब नेक्स्ट वाले 50 के लिए सिमिलरली इन तीनों का लेंथ प्लस हो जाएगा हमारा और इनटू में 50 करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत अब आएगी जब हम फोर्थ ब्यूटी पे जाएंगे। तो इस फोर्थ ब्यूटी के लिए हम ऊपर वाले तीनों को रख सकते हैं, लेकिन के हमारा 3 था तो यानी कि 3 से ज़्यादा सॉन्ग हम नहीं रख सकते। तो इसको कैसे हैंडल करें, हम कौन से सॉन्ग को ऊपर में से हटाएं ताकि हमारा आंसर मैक्सिमम आए इस 31 ब्यूटी के लिए। तो वो भी सोचना काफ़ी आसान था। हमारी मान लो अगर ब्यूटी 31 है यानी कि मिनिमम ब्यूटी 31 है तो यूपर के जितने भी सॉन्ग्स होंगे तो आंसर में कौन सा पार्ट ऊपर के सॉन्ग में से कंट्रीब्यूट करेगा। ऑब्वियस सी बात है मिनिमम ब्यूटी 31 है तो ये सारी ब्यूटी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ये हमारा आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। हमारा आंसर में कंट्रीब्यूट क्या करेगी, जो ये लेंथ है हमारी। तो जिसकी लेंथ इसमें से मिनिमम होगी हम उसको रिमूव कर देंगे अपने सेट में से, क्योंकि ये हमारा सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है आंसर में। बाकी बचे हुए दो हमारे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आंसर में, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम आएगा। तो हमने सिंपल यही कहा कि अगर हमारा के से बड़ी हो जाती है सॉन्ग्स की लेंथ, के से बड़ा हो जाता है सॉन्ग्स का नंबर, तो हम उस वाली लेंथ को अपने आंसर से हटा देंगे जो सबसे कम आंसर में कंट्रीब्यूट कर रही है। और ऐसे करते करते जब हम सारे ब्यूटी के लिए चेक कर लेंगे एक बारी तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमेशा मैक्सिमम होगा। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये पार्ट कोडिंग पार्ट में देख लेते हैं।
तो मैंने एन और के इनपुट ले लिया, एक मैंने वेक्टर पेयर बना लिया पेयर इंटेंट का सॉन्ग्स नाम करके। तो मैंने सिंपली एन तक लूप चलाया क्योंकि मेरे को एन सॉन्ग्स गिवन थे। यू में मेरा आएगा उसकी लेंथ क्या है, वी में मेरा आएगा उसकी ब्यूटी क्या है। मैंने यू और वी को इनपुट लिया, लेकिन मैंने जब पेयर बनाया तो मैंने कहा मेरे को ब्यूटी की प्रेफरेंस ज़्यादा जल्दी देनी थी, तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट ब्यूटी को बना दिया और सेकंड एलिमेंट सॉन्ग की लेंथ को बना दिया और सॉन्ग में इसको पुश बैक कर दिया। उसके बाद मैंने सिंपली सॉर्ट कर दिया सॉन्ग को, लेकिन मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पेयर्स को सॉर्ट करना हो तो हमें कंपैरेटर बनाना पड़ता है। कंपैरेटर कैसे बनाते हैं तो उसको आज इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने एक कंपैरेटर बनाया जो मेरा ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंपैरेटर का काम क्या होता है, ये दो एलिमेंट को कंपेयर करता है। तो हम यूँ बोलते हैं कि यह जो पहले वाला एलिमेंट आया है सॉर्टिंग ऑर्डर में, वो पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। तो कंपैरेटर से अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो ये जो पहला एलिमेंट है ये हमारा पहले आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बाद में आना चाहिए। लेकिन कंपैरेटर से अगर रिजल्ट फॉल्स आता है तो पहला एलिमेंट हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने कहा कि अगर दोनों का ए डॉट फर्स्ट और बी डॉट फर्स्ट यानी कि दो एलिमेंट जो कंपेयर कर रहे हैं उनकी ब्यूटी आपस में इक्वल है, तो रिटर्न करो मेरी जो लेंथ है, अगर पहले वाले की लेंथ ज़्यादा है दूसरे वाले से तो रिटर्न कर दो ट्रू। यानी कि इस केस में हम पहले वाले एलिमेंट को ही पहले रखेंगे और दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरा रखेंगे, क्योंकि ब्यूटी सेम होने पे हमें ज़्यादा किसको लेना था, हमारा लेंथ जिसकी ज़्यादा हो हमें उसको ऊपर रखना था। इस हिसाब से हम सॉर्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारी ब्यूटी ही इक्वल नहीं है तो मैंने कहा रिटर्न करो अगर पहले वाले की ब्यूटी ज़्यादा है तभी पहले वाला पहले नंबर पे आएगा, वरना ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो दूसरे वाला पहले आ जाएगा। तो आई होप कंपैरेटर में भी किसी को डाउट नहीं होगा। तो डाउट होगा अगर तो वो कमेंट भी कर सकता है या फिर जीएफजी से एक बारी दोबारा पढ़ सकता है। कंपैरेटर काफ़ी आसान चीज़ है तो इस पर ज़्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं करता। तो हमने एक बारी सॉर्ट कर लिया अपने उसको। तो अब हम एक सेट बना लेते हैं पेयर इंट का। अब हमने सेट क्यों बनाया, तो मैंने तुम्हें कहा कि जब भी हमारा के से ज़्यादा एलिमेंट हो जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा। अब हमें जो भी रिमूव करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि किसकी लेंथ कम है। तो अगर मान लो मैं सेट में उसकी लेंथ और उसकी क्या पोजीशन थी ये इंसर्ट करवाता जा रहा हूँ, तो सेट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो सेट का पहला एलिमेंट हमें क्या देगा हमेशा, कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी लेंथ कम थी और वो सबसे पहले आया था, यानी कि पोजीशन भी कम और लेंथ भी कम। अगर लेंथ दोनों दो एलिमेंट्स की इक्वल हो जाती है तो वो पोजीशन के बेसिस पे सेट में सॉर्ट कर देगा। तो सेट मेरा इसके काम आएगा। तो एक मैंने आंसर बना लिया, एक मैंने लेंथ बना लिया कि लेंथ मेरी जितनी सॉन्ग्स की होती जा रही है मैं उस लेंथ में प्लस करूँगा, आंसर के अंदर मैं अपना फाइनल रिजल्ट रखूँगा। तो मैंने आई का लूप लगा दिया है कि सॉन्ग्स में जितने भी एलिमेंट है सब पे मैं आइट्रेट करूँगा। सेट के अंदर मैंने सिंपली क्या करा, पेयर डाल दिया सॉन्ग्स ऑफ सेकेंड, यानी कि उसकी लेंथ क्या है और उसका इंडेक्स क्या है ये मैंने सेट के अंदर डाल दिया। लेंथ के अंदर सिंपली मैंने सॉन्ग का लेंथ प्लस करवा दिया कि अभी मेरी करंट लेंथ मेरी ये है। तो मैंने कहा वाइल एस डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन के, कि मैं सेट के अंदर एलिमेंट्स डालता जा रहा हूँ। तो बेसिकली सेट मेरा क्या बता रहा है कि मैंने कितने सॉन्ग सेलेक्ट कर लिए हैं। तो कभी भी मेरा सेट का साइज़ अगर ग्रेटर देन के हो जाएगा तो मेरे को एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, तो सेट का बिगनिंग एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो लेंथ मेरा टोटल लेंथ बता रहा है कि अब तक जितने सॉन्ग्स आए हैं उन सब के लेंथ को एडिशन करेंगे तो क्या लेंथ आएगी। तो अगर मैं एक एलिमेंट रिमूव करता हूँ, एक सॉन्ग रिमूव करता हूँ, तो लेंथ में से मेरे को उसका लेंथ भी माइनस करना पड़ेगा। तो जो मेरी रिजल्टेंट लेंथ होगी अब उस वाले सॉन्ग को रिमूव करने के बाद क्या है वो अब लेंथ में स्टोर हो जाएगी और सेट में से मैंने वो एलिमेंट इरेज कर दिया। ये हम तभी करेंगे जब हमारे सेट का साइज़ के से बड़ा हो, यानी कि सॉन्ग जितने हमने सेलेक्ट कर लिए हैं वो के से ज़्यादा हो जाए। तो एक ही ऑपरेशन हमेशा इसमें लगेगा, तो इसकी कांस्टेंट टाइम होगी इस व्हाइल लूप कंडीशन की। और इसको निकालने के बाद में हम सिंपली आंसर के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे कि मैक्सिमम हमारा क्या आया आंसर का, कॉमा लेंथ हमने जो भी निकाली है कि जितने भी सॉन्ग्स हैं उनकी टोटल लेंथ क्या है इनटू सॉन्ग ऑफ आई डॉट फर्स्ट, यानी कि करंट जो ब्यूटी होगी हमारी हमेशा वही मिनिमम होगी क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो करंट ब्यूटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारा ये ज़्यादा होगा आंसर से तो आंसर में ये चीज़ स्टोर हो जाएगी और हमने सिंपली बाद में आंसर प्रिंट करवा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा।
होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें बस तुम्हें यही चीज़ें सोचनी थी कि कैसे सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी और क्या तुम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते थे एफिशिएंटली इसको वर्क करने के लिए। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन, इससे वो नहीं हुआ कॉन्टेस्ट में तो भी यार कोई बात नहीं, मैंने भी जब ये क्वेश्चन पहली बार करा था तो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखोगे तो यार एक नई चीज़ का पता चलेगा कि कैसे तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रायोरिटी क्यू से। मैंने क्यों कहा था कि प्रायोरिटी क्यू पे तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके क्वेश्चन का पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन में प्रायोरिटी क्यू यूज़ होगा जब तक तुम क्वेश्चन बहुत सारे कर नहीं लेते प्रायोरिटी क्यू के। तो लास्ट क्वेश्चन था कॉन्टेस्ट का रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशन में बेसिकली था क्या, तुम्हें कुछ AI एलिमेंट्स गिवन होंगे और कुछ TI टाइम्स गिवन होंगे। तो ये AI क्या है और ये टाइम्स क्या है, तो इसको आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि मान लो हर एक AI एलिमेंट तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है ith कस्टमर को तुम क्या पब्लिकेशन रिकमेंड करते हो। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन को तुम 3 पब्लिकेशन रिकमेंड करते हो, सेकंड को 7 पब्लिकेशन रिकमेंड करते हो, थर्ड को 9 पब्लिकेशन रिकमेंड करते हो, ऐसे ऐसे आगे है। तो तुम क्या चाहते हो अपने सॉल्यूशन में, तुम चाहते हो कि जितने भी कस्टमर हैं उनको जो रिकमेंडेशन हमने रिकमेंड करी है वो सारी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि सेम रिकमेंडेशन किसी भी 2 कस्टमर की नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक पब्लिकेशन को तुम चेंज कर सकते हो एक सिंगल मूव में, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो, यानी कि अगर 2 7 है तो तुम इस 7 को 8 बना सकते हो। उसकी कॉस्ट तुम्हारी क्या होगी एक स्टेप करने की, वो होगी TI, यानी कि इस 7 को 8 बनाने में तुम्हारा कॉस्ट क्या लगेगा, 2 का तुम्हारा कॉस्ट आएगा। तो इस हिसाब से तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में तुम्हारे को सारे पब्लिकेशन डिफरेंट बनाने हैं मिनिमम कॉस्ट खर्च करके। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती, तो यार इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आती कि मान लो तुमने 7 देखा कि भाई 7 मेरे पास 2 है, तो पहले तो तुम्हें यही देखना पड़ेगा कि तुम्हारे सेम कौन से हैं और तुम्हारे डिफरेंट कौन से हैं। जो डिफरेंट होंगे उनको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सेम होंगे उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो मेरा AI ये गिवन था, TI मेरा ये गिवन था। तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि सेम कौन से हैं और डिफरेंट कौन से हैं, तो एक बात तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि सॉर्टिंग तो मेरे को करनी पड़ेगी, और सॉर्टिंग हमें पेयर में करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक गिवन आई का पेयर मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो कि पेयर का कितना यूज़ हो रहा है हर एक क्वेश्चन में। पेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 2 चीज़ें आपस में एक बाइंड होती है, और इनको अगर तुम अलग कर दोगे तो आंसर सक्सेसफुली नहीं निकाल पाते। तो अगर तुमने STL नहीं सीखे होते तो यार ये सारे क्वेश्चन में तुम कितना ज़्यादा सफ़र करते तुम आप समझ सकते हो। इसलिए STL सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एडवांस टॉपिक्स के लिए भी। तो हमने एक बारी इन सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने से हमें पता लगा कि यार हमारे पास 3 2 एक साथ हैं और 2 3 एक साथ हैं। तो इनमें से हमें चेंजेस कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। 1 वाला अलग है, यानी कि 1 हमारा एक ही टाइप का पब्लिकेशन है, तो इसमें हमें कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा, तो इसमें हम सिंपली कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे 3 2 एक साथ है तो इसको कैसे चेंज करें। तो सिंपल सी बात है, तुम चाहते हो कि सारे एलिमेंट यूनिक हो, तो 1 हमारा आ चुका है, 3 2 हमारे एक जैसे हैं, तो इनमें से 2 को तो हमें कम से कम चेंज करना पड़ेगा और एक को हम 2 रख सकते हैं कि मान लो 2 को हमने कुछ और बना लिया तो ये 2 फिर यूनिक हो जाएगा। अगर तुम्हें ये चीज़ ऑप्टिमली करना हो कम से कम कॉस्ट में, तो तुम क्या सोचोगे, तुम किस वाले 2 को कभी भी नहीं छेड़ना चाहोगे। तुम उस 2 को कभी भी छेड़ना नहीं चाहोगे जिसका TI ज़्यादा है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि जो मेरा मैक्सिमम होगा उसको छोड़ के बाकी के ये जो 2 हैं इनको मैं एक एक से अपडेट कर दूंगा और इनके कॉस्ट में अपने एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। तो मेरा इसके बाद रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 1 5 2 12, यानी कि 2 12 वाले को मैंने छेड़ा नहीं और बाकी इन दोनों को मैंने 3 3 बना लिया। इधर मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करी तो 2 + 3, ये 2 3 इसका कॉस्ट था, ये 5 हो गया। अब दिक्कत क्या आई कि यार हमने ये तो चेंज कर दिया, लेकिन इनको जिसमें कन्वर्ट करा है उसका एलिमेंट पहले से ही था, तो अब उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें भी सेम एल्गोरिदम लगाएंगे कि अगर मेरे 4 3 हैं तो
कम से कम मेरे को इनमें से 3 को तो चेंज करना पड़ेगा। एक को मैं एज इट इज़ रखूँगा। किसको एज इट इज़ रखूँगा? जिसका टी सबसे ज़्यादा है। तो जिसका टी सबसे ज़्यादा है उसको छोड़ के सबको कन्वर्ट करने की कॉस्ट क्या आएगी? इन सबके कॉस्ट मैंने प्लस कर दिया अपने प्रीवियस कॉस्ट में, तो 17 मेरी नई कॉस्ट आ गई और ये सारे 4 बन गए। तो 310 एज इट इज़ रहा, अब ये सारे 4 बन गए। अब ये सारे 4 हैं तो इसमें से कम 2 4 को चेंज करना पड़ेगा, तो इनकी कॉस्ट मैंने और ऐड करी। तो अब ये दोनों 5 बन गए, एक 4 रह गया। अब 2 5 भी हैं तो इनको इनमें से भी एक को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करूँगा? मिनिमम वाले को। तो अब ये मेरा परफेक्ट सीक्वेंस बन गया। तो तुम देख रहे हो इसमें हमें एक ही काम बार बार करना है। हमें बस मैक्सिमम टी वाले को छोड़ के बाकी जितने के कॉस्ट हैं उनको चेंज करवाते जाना है और वो अपने आंसर में ऐड करते जाना है। तो इतने में तुम्हें एक फील आ रही होगी कि हमारे को हमेशा मैक्सिमम चाहिए, कि जितने भी एलिमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम टी किसका है, हमारे को ये तुरंत चाहिए, जो कि हमें प्रायोरिटी क्यू प्रोवाइड कर सकता है। मान लो मैंने सबकी कॉस्ट अगर प्रायोरिटी क्यू में डाली होती तो हमेशा प्रायोरिटी क्यू का टॉप हमें बता देता कि कौन सी कॉस्ट हमें छोड़नी है और कौन सी कॉस्ट हमें लेनी है। तो प्रायोरिटी क्यू का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन को देख के समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने n इनपुट ले लिया है, मैंने एक वेक्टर बना लिया पेयर का, जिसमें मैं पब्लिकेशन और उसकी क्या कॉस्ट आएगी चेंज करने के लिए वो स्टोर करवाऊंगा। और क्योंकि मेरे को इनपुट एरेज के फॉर्म में गिवन था तो an और ti मैंने बना लिया है, 2 एरे जिसमें मैं इनपुट सिंपली ai और ti ले लूँगा। अगले लूप में मैंने सिंपली इसको वेक्टर में स्टोर करवा लिया पेयर के फॉर्म में पब्लिकेशन वाले वेक्टर के अंदर, और मैंने सिंपली इसको सॉर्ट कर दिया ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि कौन से एलिमेंट सिमिलर हैं और कौन से डिफरेंट हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया प्रीवियस, जो प्रीवियस मेरे को क्या बताएगा हमेशा कि मेरा पिछला एलिमेंट क्या आया था, क्योंकि मेरे को अब इसमें ये देखना है कि मेरे सेम एलिमेंट कौन से हैं। तो पिछले एलिमेंट के अगर इक्वल होगा नेक्स्ट एलिमेंट तो वो मेरा सेम है, तो मेरे को ये चीज़ कौन बताएगा? तो ये प्रीवियस बताएगा। एक मैंने पोजीशन का वेरिएबल बना लिया कि मेरी करंट पोजीशन क्या है और मेरी न्यू पोजीशन क्या होगी कुछ ऑपरेशंस के बाद, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इनका यूज़ क्या है ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा। एक मैंने आंसर बना लिया कि जो टोटल कॉस्ट होगी वो हमेशा मेरी आंसर में स्टोर होगी। एक मैंने सम बना लिया कि कितनी कॉस्ट हमेशा मेरे को आंसर में ऐड करनी है, हर एक स्टेप के बाद वो मेरा सम बताएगा। तो और एक क्यू मैक्स बना लिया, यानी कि एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया मैंने, जिसमें मैं टी डालता जाऊंगा और जो भी मैक्सिमम होगी उसको छोड़ के बाकी सबको मैं ऐड कर दूंगा अपने आंसर के अंदर। तो मैंने ये लूप चलाया वाइल लूप। ये वाइल लूप मैं कब तक चलाता हूँ? जब तक क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट बचता है या फिर मेरा पोजीशन लेस देन n है, यानी कि सारे एलिमेंट पे मैंने आइटरेट नहीं करा है या फिर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हुआ है। अब क्यू एम्प्टी नहीं हुआ है ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई? इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाइल लूप चलेगा। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए, मान लो मैंने एक बार 2 को कन्वर्ट करा था तो ये सारे 3 आ गए थे, इन 3 को करा तो ये सारे 4 आ गए। तो अब मेरा कोई नया एलिमेंट चेक करने के लिए नहीं बचा, लेकिन ये जो पुराने एलिमेंट है क्यू के अंदर अगर टी बचा है तो सिंपल सी बात है कि ये कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे बचे हैं जिनको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इनको कन्वर्ट नहीं करता तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए जब तक मेरा क्यू खाली नहीं हो जाता मैं कुछ ऑपरेशंस करता हूँ। ये वाला इफ़ तो मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा, पहले हम नीचे देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने सिंपली प्रीवियस में क्या डाल दिया, पब्लिकेशन का पॉस डॉट एफ। पॉस मैंने 0 से इनिशलाइज करा था तो पहले पब्लिकेशन की वैल्यू किस में आ गई? प्रीवियस में आ गई। न्यू पोजीशन मैंने क्या चेंज कर दिया? न्यू पोजीशन को मैंने पॉस से चेंज कर दिया है, यानी कि करंट पोजीशन और न्यू पोजीशन अभी इक्वल है। मैंने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप मेरा क्या करेगा? सिंपली मैंने कहा कि न्यू पोजीशन अगर मेरी लेस देन n है एंड मेरा प्रीवियस इक्वल्स टू पब ऑफ न्यू पोजीशन डॉट एफ, यानी कि मेरा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो इक्वल्स टू है नेक्स्ट एलिमेंट के, तो ये वाइल लूप मेरा चलता जाएगा। अब तुम कहोगे कि न्यू पोजीशन को तो मैंने पोजीशन के साथ सही करा था तो ये एक बार ही तो ज़रूर चलेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो एक बार ये चलेगा तो सब में मेरा क्या प्लस हो जाएगा? जो मेरी पब्लिकेशन का जो कॉस्ट था चेंज करने का सम वेरिएबल में वो आ गया। क्यू में मैंने उसकी कॉस्ट को पुश करवा दिया, न्यू पोजीशन को अपडेट कर दिया। तो न्यू पोजीशन अब क्या हो जाएगी? अगली पोजीशन हो जाएगी मेरी। तो अब अगला एलिमेंट भी अगर मेरा प्रेफ के इक्वल होगा तो ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट मेरे इक्वल होंगे, जैसे इस केस में 2 3
और 12, तो इन सब के ये 2 3 12 हमारे कॉस्ट चले जाएंगे क्यू के अंदर, और सम में मैं इन सबको प्लस करवा दिया है, इन सब की टोटल कॉस्ट यानी 2 + 3 5 + 12 17 मेरा सम में स्टोर हो गया है। जैसे ही इसने देखा कि ये 3 पे आया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा कि अब मेरा ये लूप ब्रेक हो गया है क्योंकि ये एलिमेंट इससे मैच नहीं करता। तो मैंने क्या करा, इस लूप को जैसे ही एंड हुआ तो मेरी करंट पोजीशन अब क्या हो गई, न्यू पोजीशन, कि अब मेरा करंट पोजीशन इस वाले एलिमेंट पे आ गया क्योंकि ये सारे एलिमेंट हम देख चुके हैं। इसके बाद हम दोबारा से लूप स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा क्या मेरा क्यू डॉट एम्प्टी नहीं है, यानी कि क्यू में कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। क्यू में अगर कोई एलिमेंट पड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक भी बार ये लूप चला होगा तो क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि न्यू पॉस इक्वल्स टू पॉस था तो एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होगा ही, तो क्यू के अंदर वही टॉप का चीज़ पड़ा होगा और सम के अंदर भी यही पड़ा होगा। तो स्टार्टिंग में हम इसको सिंपली आइट्रेट करें तो क्यू में मेरा 5 पड़ा होगा और सम में भी मेरा 5 पड़ा होगा। तो मैंने कहा क्या क्यू मेरी एम्प्टी है, तो कंडीशन फॉल्स होगी और नॉट से वो ट्रू हो जाएगी। तो सम में से मैंने जो टॉप का मेरा टी आई है वो माइनस कर दिया। तो अगर मेरा एक ही एलिमेंट है तो वही माइनस हो गया मेरा यहाँ पे, और मैंने क्या करा, क्यू से उस एलिमेंट को निकाल दिया कि इस वाले टॉप एलिमेंट का अब मेरे को कोई काम नहीं। और आंसर में मेरा अब क्या जो टोटल सम बचा वो मैंने प्लस करवा दिया और प्रीवियस को मैंने प्लस प्लस करवा दिया। प्रीवियस को मैंने प्लस प्लस इसलिए करवाया क्योंकि मैंने कहा कि 1 के लिए मेरा काम हो गया। 1 के लिए जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट था, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट थी, उसको मैंने सब में से माइनस करवा दिया टोटल कॉस्ट में से, और इसको यानी कि 1 को मैंने रिटेन कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट की मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि आगे वाले एलिमेंट 2 कितने सेम हैं, क्योंकि 1 के लिए मेरा चेक हो चुका है। तो प्रीवियस को मैंने प्लस प्लस करवा दिया। अगर ये इफ़ कंडीशन चल जाती है तो एल्स कंडीशन में कभी भी नहीं आएगा। तो अब न्यू पोजीशन मेरा लेस देन n होगा और ये चलता जाएगा जब तक मेरा सारे 2 आ नहीं जाते। तो ये 3 2 हमें मिले। अब पोजीशन मेरी यहाँ पे आ गई। सम के अंदर अब ये पड़ा हुआ होगा 2 3 12, तो 2 3 12 पड़ा होगा तो ये टोटल हो गए 17। तो मैंने कहा क्या मेरा क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो उसने कहा हाँ क्यू के अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि सम में माइनस कर दो क्यू का जो टॉप एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मैंने क्यों ये मूव करा है वो तुम्हें अब अच्छे से समझ आएगा। अगर मेरे ये सम के अंदर ये सारी कॉस्ट पड़ी हुई है तो मैंने कहा इसमें से मेरे को अगर ये n एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो n-1 को तो चेंज करना ही पड़ेगा। एक को मैं चेंज नहीं करूँगा। किसको चेंज नहीं करूँगा, जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी। तो सम में से मैंने उसकी कॉस्ट माइनस कर दी और उसको रिमूव कर दिया यानी कि ये वाला 2 मेरा हो चुका है और इसके कॉस्ट को मैं ऐड नहीं करूँगा। लेकिन बाकी बची हुई जितनी भी कॉस्ट है वो मैंने आंसर में प्लस करवा दिया और प्रेफ को मैंने अब 3 कर दिया कि अब मेरे को 3 के लिए चेक करना है कि 3 से इक्वल कितने एलिमेंट हैं। तो 3 से इक्वल कितने एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट आएंगे। इन दोनों की जो कॉस्ट होगी वो मेरे सम में प्लस हो जाएगी। 2 + 3 + 7 + 10, ये मेरा अब क्यू के अंदर भी आ जाएगा और सम के अंदर भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट मूव भी मैंने क्या चेक करा कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो 10 मेरा मैक्सिमम निकल के आता उसमें से, जो कि मेरा सम में से रिड्यूस हो जाता और बाकी ये 2 + 3 + 7 अपने आप ही आंसर में मेरा ऐड हो जाता और इस 3 को छोड़ के मेरे ये सारे 4 बन जाते। तो पॉस जैसे कि तुम देख रहे हो कि पॉस मेरा n तक रीच कर चुका है, यानी कि ये लास्ट कंडीशन मेरी, ये वाली कंडीशन अब मेरा 0 आंसर देगी कि पॉस मेरा लेस देन n नहीं रहा। अब क्यू जब तक मेरी खाली नहीं हो जाती तब तक मेरे को ये ऑपरेशन करते जाना पड़ेगा। क्यों करते जाना पड़ेगा कि अब मेरे पास 3 4 बचे हैं, तो मैंने कहा मैक्सिमम वाले को छोड़ के बाकी 2 की कॉस्ट डाल दो। तो बाकी 2 की कॉस्ट 2 + 5 भी मेरे आंसर में ऐड हो गई, तो ये दोनों 5 बन गए। क्या मेरा क्यू अभी भी एम्प्टी है, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैक्सिमम वाले की कॉस्ट को छोड़ के बाकी की कॉस्ट डाल दो और इसको चेंज कर दो, तो ये 6 बन गया। तो मैंने कहा क्या मेरा क्यू अभी भी एम्प्टी है, तो उसने कहा नहीं, एक एलिमेंट पड़ा है। तो मेरे एक ही एलिमेंट पड़ा है तो वही मैक्सिमम होगा। तो इस केस में कॉस्ट मेरी 0 ऐड होगी और क्यू भी अच्छे से एम्प्टी हो जाएगा। तो ये सारा मेरा अच्छे से चल जाएगा और मेरा फाइनली आंसर के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। तो किसी को अगर कुछ भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो बेहिचक
कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मैं एक और बारी एलोबरेट कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में अच्छे से, कोई पार्ट तुम्हें रह गया हो। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आप कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में रह गया होगा, कि मैंने बहुत मेहनत से ये वाले क्वेश्चन को समझाया, तुम्हें डायग्रामेटिकली बता दिया कि दोनों कंडीशन हमारी ये वाइल लूप की क्यों चल रही है और कब तक चलेगी। सो यार मैं होप करता हूँ कि आगे के हम जितने भी कॉन्टेस्ट रखेंगे तुम सबको दोगे। तुम देख रहे हो कि हर एक कॉन्टेस्ट को देने के बाद भले ही तुमसे कॉन्टेस्ट में वो क्वेश्चन ना होते हो, लेकिन एडिटोरियल में तुम कुछ ना कुछ नया सीखते हो। अब STL के ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं करवाए, तो जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट दिया होगा उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, और जो लोग ये एडिटोरियल देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, बाकियों ने ये चीज़ मिस कर दी। तो अगर तुम्हें फास्ट ग्रोथ करनी है, दूसरों को पीछे छोड़ना है, तो यार वो सारे काम करो जो मैं करवा रहा हूँ, और उससे भी एडिशनल मेहनत करोगे तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी तुम्हारी आगे के आने वाले टाइम में। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।